हर मीडियम में अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो क्या आपने आपकी जर्नी में वैसे कंस्ट्रेंट्स या फिर चैलेंजेस फेस किए? रेडियो और अखबार ने अलग अलग तरीके से मेरी जर्नी में कह सकते हैं ना शेप दिया मुझे। चूँकि मैं एक नॉन मीडिया बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए सारी चीज़ें खुद को री इन्वेंट करने का एक जरिया बनी। डू यू थिंक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सपैंड द पोटेंशियल ऑफ जर्नलिज्म? सारा खेल है उस कंटेंट को अर्जेंसी के साथ पहुंचाने का। डिजिटल उसमें एज ले रहा है, लेकिन डिजिटल कहाँ एज नहीं ले पाते, ये भी देखना होगा। क्रेडिबिलिटी के नाम पे लंबे समय तक कोई खबर बड़े दिन तक दबी रह जाती थी। उस वैलिडेशन के इंतजार में खबरें मर जाती। आपने यूपी और राजस्थान में पॉलिटिकल कवरेज किया था और अब आप बिजनेस जर्नलिज्म परस्यू कर रहे हैं। सो दीज आर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग नीड्स। सो डू यू थिंक they taught you about how India is evolving and how its stories are evolving through the years? रीजनल जर्नलिज्म, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, हार्डकोर न्यूज़, ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरी डेस्टिनी। मतलब मुझे जो मिला मेरे तरफ आया वो मैंने किया। How in your opinion has the film industry changed over the years? लोगों को कंटेंट की समझ आ गई, लोगों को ये समझ में आ गया है कि उन्हें क्या देखना है। Since you've been in proximity with the film industry, I want to know कि कुछ ऐसे किस्से अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। ये सीक्रेट है, मैं रिवील कर रहा हूँ। Hello and welcome to the Department of Media and Communication, MIT WPU. I am super excited for this fireside chat where we engage in great conversations with industry professionals and tune into voices which shape our media and society. I am your host for today, Isha, a student of second year bachelor's, and our today's guest is a prolific journalist who has navigated the world of journalism across different genres, be it film, politics, sports or business, Mr. Prashant Pandey. Thank you, Isha. He is the Deputy News Editor and Senior Anchor at ET Now Swadesh. Welcome sir, we are very glad to have you here with us today. Same here. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने अपनी करियर की शुरुआत पहले रेडियो और प्रिंट न्यूज़ से की थी, फिर आपने टेलीविज़न जर्नलिज्म में ट्रांजिशन लिया था। तो मेरा ये मानना है कि हर मीडियम में अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो क्या आपने आपकी जर्नी में वैसे कंस्ट्रेंट्स या फिर चैलेंजेस फेस किए? बिल्कुल आयशा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लग रहा है ये बातचीत करते हुए और अपने जो अनुभव हैं, अपने एक्सपीरियंस है वो आपके सामने साझा करते हुए। जी हाँ, जैसा आपने कहा कि हर एक मीडियम जो होता है उसकी अपने कुछ दायरे होते हैं, उसके कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं और कुछ उसके उस दायरे से परे भी बात होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस मीडियम को ख़ास बनाती हैं। जैसा आपने कहा कि शुरुआत मेरी रेडियो, प्रिंट, इन सारी चीज़ों से हुई। तो रेडियो, प्रिंट और टेलीविज़न में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सभी इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। कम्युनिकेशन, जब मैं रेडियो की बात करता हूँ तो रेडियो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप दिख नहीं रहे हैं, जहाँ आप कुछ लिख के नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ जा रही है। तो रेडियो ने जो मेरे साथ सबसे अच्छा किया, उसने मेरी आवाज़ को बहुत ही बेहतर बनाया। जो आज आप आवाज़ देख रहे हैं, ये आवाज़ मेरी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस आवाज़ को तराशा रेडियो ने। अखबार ने क्या किया कि मुझे किसी सब्जेक्ट को कितने अलग अलग पहलुओं से देखना है, तो रेडियो और अखबार ने अलग अलग तरीके से मेरी जर्नी में कह सकते हैं ना शेप दिया मुझे। चूँकि मैं एक नॉन मीडिया बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए सारी चीज़ें खुद को री इन्वेंट करने का एक जरिया बनी। टूल्स ऑफ द ट्रेड जिसे कहा जाता है। इन सब में बार बार जिक्र आता है, बीट रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर, एक शब्द आता है जर्नलिज्म। तो मेरा मानना है कि जर्नलिज्म इज़ नथिंग बट एन आर्ट ऑफ कैप्चरिंग बिहेवियर। तो अच्छा जर्नलिस्ट वही है जो अच्छा ऑब्जर्वर है। यही जर्नलिज्म में होता है कि कोई भी चीज़ आपको एक्साइट अगर करे तो उसके हर पहलू को देखिए। तो मेरी जर्नी में मैं ये कहूँगा कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने मैं आज जो हूँ उनमें इन सब की भूमिका रही है। तो मैंने कभी इनके कंस्ट्रेंट्स को बहुत हर्डल की तरह नहीं लिया। मैंने इनको हमेशा ये सोचा कि
इन्होंने किसी एक ख़ास हिस्से पे मेरी बड़ी मेहनत की है। रेडियो ने आवाज़ दी, अखबारों ने सोचना सिखाया, ख़बरों को देखना सिखाया, न्यूज़ सेंस सिखाई, टीवी ने मुझे इन दोनों का मिक्सचर दे दिया। मैं कंटेंट, ऑडियो, विजुअल सारे मीडियम को एक जगह पेश कर रहा हूँ। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आज का दौर डिजिटल मीडिया का है, तो आपके हिसाब से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ऐसी क्या खासियत है, एंड डू यू थिंक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सपांड द पोटेंशियल ऑफ जर्नलिज्म? देखिए, जब हम डिजिटल मीडिया कहते हैं तो उसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब वो हम उसे केवल एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म, एक इंफॉर्मेशन देने वाले किसी इंस्टाग्राम पेज या किसी पोर्टल, इससे कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो हाँ, नो डाउट दायरा बहुत बड़ा है। दायरा बड़ा इसलिए क्योंकि वहाँ पे अर्जेंसी है। डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें कट हो जाती हैं। डिजिटल में आपके पास खबर आई, वो खबर किसी भी सोर्स से आई, वो शायद आपके प्लेटफॉर्म का सोर्स नहीं भी है। मसलन ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ बोला, तो इस चीज़ को भी कोट करके एक खबर बनाई जा सकती है, एक रील बनाई जा सकती है। तो वो अर्जेंसी बहुत एडवांटेज देती है डिजिटल को, और वहाँ इतना तामझाम की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि सारा खेल है उस कंटेंट को अर्जेंसी के साथ पहुंचाने का। डिजिटल उसमें एज ले रहा है, लेकिन डिजिटल कहाँ एज नहीं ले पाता, ये भी देखना होगा। डिजिटल एज नहीं ले पाता जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी बातें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टीवी की अपनी अहमियत है, डिजिटल की अपनी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के ऐसे क्या प्रिंसिपल्स शायद आज न्यू एज जर्नलिज्म में आपको दिखाई नहीं देते? एक दौर था जब क्रेडिबिलिटी के नाम पे लंबे समय तक कोई खबर बड़े दिन तक दबी रह जाती थी। कोई चीज़ बहुत दिन तक दबी रह जाए तो वो रेलेवेंट नहीं रह जाती। ठीक है, वो दबी क्यों रह जाती थी? वो दबी रह जाती थी कि यार इस पे हमें ये तो पता है, लेकिन इस चीज़ का अभी तक टेस्टिमनी नहीं आया है। तो उस टेस्टिमनी के इंतज़ार में, उस वैलिडेशन के इंतज़ार में खबरें मर जाती थी। आज के दौर में वो आपको उतना इंतज़ार नहीं करना। हाँ, जिस चीज़ पे इस डिजिटल वर्ल्ड को काम करना है, और वो हर बात में वायरल होने के जो ये ट्रैप है ना, इससे बचना है। याद रखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोई चीज़ कितने लॉन्ग रन में टिकी हुई है। डिजिटल के पास एक जो रिपोर्टिंग का फोर्स होना चाहिए, उनके पास क्रिएटर्स हैं, उनके पास कंटेंट राइटर्स हैं, उनके पास एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसको अच्छा सजा संवार सकता है। बस मुश्किल है कि उनके पास वो न्यूज़ लाने वाला जो व्यक्ति है वो कम है, ग्राउंड फोर्सेस कम है। डिजिटल क्या कर रहा है? किसी चीज़ को, मतलब किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक तो समय है बहुत, उसको दिन भर में 10 या 12 जो भी कंटेंट देने हैं, वो 10-12 कंटेंट उसकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से देना है। ठीक है, जैसे फिल्म का पोर्टल तो वो फिल्म की खबरें देगा, स्पोर्ट्स का पोर्टल है तो स्पोर्ट्स की खबर, कोई एक ओवरऑल पोर्टल है उसमें भी उसने कई सारे सेक्शन बना दिए। ठीक है, टीवी पे प्रोग्रामिंग कम हो गई है, लाइव न्यूज़ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वही उसका एडवांटेज है। तो एक दौर था कि फीचर्स बहुत होते थे टीवी पे। हमने एक दौर देखा है कि टीवी पे हर थीम पे एक फीचर शो होता था, क्योंकि तब उतना न्यूज़ फ्लो नहीं होता था, उतना नेटवर्क नहीं होता था, उतना रिपोर्टर्स का जाल नहीं होता था। आज आप टीवी पे दिन भर आप डिबेट देख सकते हैं, एक बार में 100 खबरें देख रहे हैं। तो इन कई मामलों में डिजिटल का एडवांटेज है, तो कई मामलों में डिसएडवांटेज है। आपने यूपी और राजस्थान में पॉलिटिकल कवरेज किया था और अब आप बिजनेस जर्नलिज्म परस्यू कर रहे हैं। सो दीज आर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग बीट्स। सो डू यू थिंक they taught you about how India is evolving and how its stories are evolving through the years? बिल्कुल, ये तो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रीजनल जर्नलिज्म, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, हार्डकोर न्यूज़, ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरी डेस्टिनी थी। मतलब मुझे जो मिला, मेरे तरफ आया, वो मैंने किया। मेरी चॉइस थी फिल्म जर्नलिज्म, जो मैंने बहुत बाद में किया। मतलब मैं बताता हूँ, 2008 एंड में मेरा करियर शुरू हुआ, और
मैंने फिल्म जर्नलिज्म 2013 वरे के आसपास, मतलब कोर, मतलब शुरुआत जिसको प्रोफेशनली जिसे कहते हैं, उस दौर ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि कोई भी चीज़ है, चाहे आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, चाहे आप रीजनल जर्नलिज्म कर रहे हैं, फिल्म जर्नलिज्म, बी ट्रू टू योर क्राफ्ट और इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखिए। तो इंस्टिंक्ट क्या करते हैं कि आपको ड्राइव करते हैं, वो ड्राइव करते हैं कि आपके लिए सही क्या है। दूसरा, जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करोगे नया, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप करना क्या चाहते हो। जर्नी में आप शायद खुद को अलग अलग मौके पे पाओगे। कई बार ऐसा होगा कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, निकल जाने का मन करेगा, लेकिन याद रखिए, पेशेंस रखिए। वो क्या होता है कि लाइफ का एक डिज़ाइन होता है, वो आपको कुछ चीज़ों में बेहतर बनाने के लिए आपको इन पड़ावों से होकर गुजारती है। अभी मैं बिजनेस जर्नलिज्म इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इसमें कोई एजेंडा नहीं है। अगर इकॉनमी के आंकड़े ख़राब आएंगे तो हमें अधिकार है कि हम सरकार को क्रिटिसाइज़ करें। अगर किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो वो भले ऐसा लगे कि वो प्रमोशन हो रहा है, लेकिन हमें बताना है, तो इसलिए पसंद आता है। So you've also worked on a documentary about sugarcane farmers, किसानों के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री थी। जी। I want to know how that experience shaped you personally as well as professionally. अब वो बहुत ही दिलचस्प सवाल है, मुझे लगा नहीं था कि इस बारे में कोई पूछेगा। मैं कहूँगा कि जिस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आज आप देख रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं, ये साल 2012 की बात है। मैं अपने होम टाउन गया हुआ था और मेरे पापा ने मुझे एक डिजिटल कैमरा दिया था। उस दौर में एक डिजिटल कैमरे आते थे छोटे। मेरे को बड़ा मन था कि मैं इससे कुछ शूट करूं, कुछ बनाऊं। तो मैं और मेरे भाई ने, हमने कहा चलो हमारे यहाँ शुगर केन फार्मर्स बहुत हैं, ज़रा उन पे कुछ करते हैं। तो ये शुरुआत हुआ था मजाक मजाक में, लेकिन जैसे जैसे हम पूरे उस एरिया में जितने शुगर केन फैक्ट्रीज़ थी, किसान थे, उनसे जाके मिलने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, बहुत सारे डेटा हमने निकाले सरकारी। तो हमने देखा कि ये जो बेल्ट था पूरा मेरा, जहाँ पे मैं रहने वाला, एक टाइम पे ये शुगर केन प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब था। तो हमने उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री की, सारी रीजनिंग की, और हमने उसको वॉइस ओवर करके, स्क्रिप्ट करके, सारी चीज़ें करके किया, और उसका नाम दिया था मैंने प्रश्न। तो वहाँ मैं विलेजर्स से बात कर रहा था, वहाँ मैं फैक्ट्री मालिकों से बात कर रहा था, वहाँ जो पुराने कुछ स्टेट्स हुआ करते थे, जो एक ज़माने में बहुत अमीर हुआ करते थे, उन लोगों से बात। वो सभी, उन सब के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे। और वो ये सवाल उनके मन में, उनके चेहरे पे, इवन एक सीन मुझे याद आता है, और आज भी वो सीन याद करते हुए मुझे बड़ी पीड़ा होती है, कि माएँ जो थीं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही थी। वो छोटे बच्चे, मतलब उनके पास ले दे के गन्ना इतना हो रहा था कि वो बच्चे दिन भर केवल शुगर केन जूस पीते थे। मतलब उनको अगर भूख लग रही है, उनको अगर, मेरे पास वो तस्वीर है, बहुत पेनफुल वो दिन था, बड़ा अजीब सा। मैं बहुत परेशान रहा बहुत दिन तक इस चीज़ से, कि वो दिन भर केवल शुगर केन जूस पी रहे हैं। आप सोचिए, आज हम इस दौर में बात करते हैं बच्चों के शुगर कंटेंट की, बच्चों के जंक फूड की, बच्चों के बॉडी में सॉल्ट की, कितना अवेयर हो चुके हैं। आप सोचिए, सालों आप उन बच्चों के पेट देखेंगे, उनके पेट फूले हुए थे, कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन, बहुत सारे और फैक्टर। न जाने उनमें से कितने बचे हों, नहीं बचे हों, ये तो रिसर्च का विषय। तो उस दौर में एक चीज़ मुझे समझ में आई कि ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मौके पे, आप चाहते हो कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो दिखाया जा रहा है वो सही है, ठीक है। बहुत से देश के हिस्सों, नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर या बाकी जगहों के बारे में जब बात की जाती है, तो हमेशा कभी एक तरफा रिपोर्टिंग होगी, कभी कुछ खास नैरेटिव की रिपोर्टिंग होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप उन ग्राउंड्स पर उतरिए, आप वहाँ के पुराने जर्नलिस्ट से मिलिए, फिर आपको समझ में आता है। तो कई चीज़ें हैं जिनको शायद आपको अनुभव करना पड़ता है, तो मेरे एक्सपीरियंस रहे। सर, मेरा और एक सवाल होगा कि
इस डॉक्यूमेंट्री का जो सब्जेक्ट मैटर था, क्या आपको लगता है इट स्टिल होल्ड्स रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस दैट इट रिप्रेजेंटेड इन द डॉक्यूमेंट्री आज के ज़माने में? आज के ज़माने में देखना होगा। हर दौर की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं। आई होप या जितना मैं पढ़ता हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि पहले से स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। मतलब स्थितियाँ बेहतर कैसे माना जाए कि जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है यानी फार्मर, कि उनके जेब में पैसा जा रहा है कि नहीं, उनको उनकी जो भी क्रॉप्स हैं उसका सही जो कहते हैं अमाउंट मिल रहा है कि नहीं, मतलब उन्होंने जितना खर्च किया उसके ऊपर कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको मंडियां मिल रही हैं या नहीं, मतलब उनको बेचने के लिए मार्केट है या नहीं है। ठीक है, ऐसे फार्मर्स हैं क्या कि वो अगर इसको और बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो उनको सरकारी सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इन सारी चीज़ों पे टेस्ट करना होगा। रेलेवेंस हमेशा रहेगा। देखिए जिस दौर में कोविड का दौर आप सबको याद होगा, कोविड का दौर था, सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, सब कुछ, इस देश की इकॉनमी को एग्री सेक्टर संभाल रहा था। कितना बड़ा फर्क है कि जब पूरी दुनिया बंद है उस दौर में भी हमने एग्री के क्षेत्र में इस लेवल पे काम किया हुआ है कि हम उस पूरे रिस्ट्रिक्शन में भी हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सो एज यू मैंशनड, आपकी दिलचस्पी फिल्मों में पहले से ही रही है, तो आई वॉन्ट टू नो हाउ इन योर ओपिनियन हैज़ द फिल्म इंडस्ट्री चेंज्ड ओवर द ईयर्स? देखिए बदलाव तो हर इंडस्ट्री में होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ है, ख़ासतौर पे आफ्टर कोविड। प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो सबसे बड़ा फ़र्क आया है वो ये आया है कि मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर बिजनेस सफ़र कर रहे हैं, नो डाउट, और OTT जो है वो एक नए तरह का गेम प्लान उसका है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ अच्छी हुई है कि लोगों को कंटेंट की समझ आ गई है, लोगों को ये समझ में आ गया है कि उन्हें क्या देखना है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इन कुछ सालों में टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ गए। ठीक है, तो जो एक कन्वीनियंट मीडियम हुआ करता था, ख़ासतौर पे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस आते थे फिल्मों के, वहाँ पे सिंगल स्क्रीन धीरे धीरे ख़त्म हो गए, मल्टीप्लेक्सेस ने जगह ली। आपको याद होगा प्री कोविड लेवल पे आयुष्मान खुराना की फिल्में चल रही थी, मतलब आर्टिकल 15 मुझे याद है, वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था, अपने बजट से कई गुना ज़्यादा। राजकुमार राव की बधाई हो और इस तरह की फिल्में, मतलब सब्जेक्टिव फिल्में थिएटर में चल रही थी और बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी, मतलब आयुष्मान खुराना की लाइन से सारी फिल्में हिट हुई थी। आफ्टर कोविड अब ये हो गया है कि दर्शक की मेंटेलिटी हो गई कि कहानी अगर मुझे देखनी है, सिर्फ कहानी जिसमें कोई सरप्राइज फैक्टर ना हो, जिसमें कोई VFX नहीं है, जिसमें कोई एक्शन एलिमेंट नहीं है, जिसका कोई टेम्पलेट नहीं है, मोन्टाज नहीं है, वैसी कहानी मैं OTT पे देखूंगा। मतलब आप OTT पे आने के बाद आप लापता लेडीज को अप्रिशिएट कर रहे हो और थिएटर में वो पिक्चर डब्बा हो गई, मतलब उसने बिजनेस नहीं किया। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये दौर मार्केटिंग, शोर और इवेंट फिल्मों का है। अब मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपकी इवेंट, मतलब एक सब्जेक्टिव फिल्म भी है, वो इस तरह से बेची जाए कि लोग उस अच्छी फिल्म को देखने थिएटर्स तक आ जाएं। अगर मैं ज़्यादातर लोगों से पूछूं तो आप सभी कुछ फिल्मों को ट्रेलर देखते ही डिसाइड कर लेते होंगे कि ये तो जानी है। क्यों? क्योंकि वो आपको उस तरह से अट्रैक्ट करती है। आप कुछ भी बनाइए, आप कुछ भी काम कीजिए, सबसे पहले है कि उसको बेहतर पैकेजिंग कीजिए, और बॉलीवुड अभी उस पर काम कर रहा है। आप देख रहे हो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ये इतना बड़ा हिस्सा बॉलीवुड के बजट का जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। कई बार फिल्मों के एक गाने के बजट के बराबर केवल मार्केटिंग का बजट होता है। जिस एक चीज़ में मुझे लग रहा है बॉलीवुड पिछड़ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों पिछड़ रहा है, मतलब स्टिल आई डोंट नो, कि हम वेब सीरीज़ में, हम OTT पे जो कहानियाँ दे रहे हैं वो भी बॉलीवुड के ही राइटर्स हैं, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। वो जो सीरीज़ बना रहे हैं वो टॉप लेवल की है, वो जो कहानियां दे रहे हैं वो अलग लेवल की हैं, वो ही राइटर्स हैं, वही इकोसिस्टम है, वो फिल्मों को वैसी कहानियां क्यों नहीं दे पा रहे हैं?
जब तक हम अच्छे कंटेंट की आदत नहीं डलवाएंगे, बीट ऑन बिग स्क्रीन और OTT, तब तक दर्शक का टेस्ट चेंज नहीं होगा। Since you've been in proximity with the film industry, I want to know कि कुछ ऐसे किस्से अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। किस्से बहुत सारे हैं। मैं फर्स्ट टाइम जब आमिर खान से मिला, उसके पहले मेरा यही था कि ये तो बहुत भारी भारी बातें करते होंगे बड़ा, और मैं जब आमिर से मिला तो वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो आपको ज़्यादा सुनना चाहते हैं। आपके पास उनके लिए बताने के लिए क्या है। और वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है आमिर खान की कि वो अपने हर जन्मदिन पे मीडिया के और अपने कुछ फ्रेंड्स को अपने घर बुलाते हैं। उनका एक कमरा है, ये सीक्रेट है, मैं रिवील कर रहा हूँ। उनका एक कमरा है जहाँ पे सब बैठते हैं, और फिर आप कुछ भी बात करिए, कुछ भी बात करिए, आमिर को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो उनके मुंह पे, उनको कह सकते हो, कह रहा है मेरा मुझे आपका ये काम अच्छा नहीं लगा, फिर आमिर उस पर आपको अपनी बात रखेंगे। तो ये और मैं अभी फुल टाइम फिल्म जर्नलिज्म में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं भी आमिर से मिलूँ ना मिलूँ, उनकी इंटरव्यू के सिलसिले में या बाकी चीज़ों में, मैं वो इवेंट नहीं मिस करूँ। जैसे मैंने कहा फेवरेट्स की बात है, शाहरुख खान का मैं फ़ैन नहीं था, और मेरी फैमिली में ज़्यादातर मेरी बहनें, मेरी पत्नी, बहुत सब लोग फ़ैन, लेकिन मैं कभी शाहरुख खान फ़ैन नहीं रहा कि मैं एकदम शाहरुख खान से इम्प्रेस हूँ। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम शाहरुख खान से मिला, जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, जिस तरीके से वो मतलब मुझे किस्सा याद आता, हम सभी डिनर कर रहे थे और वो हमारी टेबल पे आके हमारे साथ उन्होंने खाना खाया, बातें पूछी, इंटरव्यू हुआ। तो कुछ अगर आपकी बहुत वेल प्रिपेयर सवाल है तो शाहरुख उसमें आपको गज़ब का इंसाइट दे देंगे, वो बातें करते जाएंगे और आपको उनको टोकने का मन नहीं करेगा। और एक अलग तरह का मतलब उनमें जो कहता हूँ ना कि केयर है, मतलब वो सामने वाले को ओन कर लेते हैं, वो आपको फील कराएंगे कि आप कितने ख़ास हो उनके लिए, जबकि इतने सारे लोग होते हैं, दिन भर में कितने लोगों से मिल रहे हैं। बट ये क्वालिटी शाहरुख में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत याद आता है ओम पुरी साहब की डेथ से कुछ दिन पहले का इंटरव्यू। मैंने वो इंटरव्यू उनकी वैनिटी वैन में लिया था, बड़ी बातें हुई थी, और कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत दिन तक एब्जॉर्ब कर पाना मुश्किल था कि 3 दिन पहले उनसे बातचीत की। मुझे आते कॉम्प्लीमेंट्स बहुत, श्रद्धा कपूर ने लाइव इंटरव्यू में मेरी तारीफ़ कर दी थी, तो वो मैं क्लिप उस दौर में सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करता था। Amazing. This was an incredibly insightful conversation, and I'm very grateful that you could grace us with your valuable time here. थैंक यू सो मच। और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन या लाइफ में इस मास कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई चीज़ नहीं भी कर रहे होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातचीत की है उसमें से कुछ चीज़ें आपके काम आएँ। थैंक यू सो मच। And thank you guys for engaging with us in this conversation. This is Isha signing off. Stay tuned for more.